सोलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का बायो स्टडीज यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज का वीडियो एक लास्ट पार्ट रहेगा आपका रिस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। जो हमने चैप्टर शुरू किया था उसका एक लास्ट पार्ट है ये। और आपको पता है इसका वेटेज जो है वो ऑप्शन के साथ 10 मार्क का है। जो एग्ज़ाम में आपको 10 मार्क के सवाल इस चैप्टर से आएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आपने इस चैप्टर का पार्ट 5 उसके साथ ही साथ पार्ट सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ये पार्ट्स अगर आपने देखे नहीं है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, जिसके ऊपर चैप्टर 8 का एक स्पेशल प्लेलिस्ट का फोल्डर है जिसमें ये सारे पार्ट्स ऐड किए हैं। पूरे अगर आपने 6 पार्ट्स देख लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि आपने 10 मार्क्स आपके परफेक्ट कर लिए। चलेगा? यस सर। तो चलो फिर आज का ये लास्ट पार्ट इसको कंप्लीट करते हैं। एक छोटा वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा और एकदम बेस्ट वे में मैं आपको पढ़ाऊँगा। पीपीटी भी वैसा ही डिज़ाइन किया है। सबसे पहले देखो, अब जो है अब हम जो पढ़ेंगे सो वो होगा डिसऑर्डर्स। क्या होगा? डिसऑर्डर्स। डिसऑर्डर मतलब डिसीज। सो सर्कुलेशन मतलब आपका ह्यूमन हार्ट से रिलेटेड, बाकी आपका आर्टरीज, वेन्स, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड जो डिसीज़ है वो हम देखने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला जो डिसीज़ है वो है हाइपरटेंशन। ओके, कौन सा डिसीज़ है? हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन मतलब क्या होता है सर? अब आपको बोलते हैं ना कभी कभी हम किसी के साथ बात करते तो बोलते ज़्यादा हाइपर मत हो। हाइपर मतलब क्या? हाई। हाइपर हाई। टेंशन मतलब प्रेशर। टेंशन मतलब प्रेशर। ठीक है ना? सो हाइपर टेंशन मतलब क्या? जिसमें सर ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है? यस सर। सो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120/80 mmHg। mmHg मीन्स मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो इसमें मेजर किया जाता है आपका प्रेशर। तो 120/80 इज द नॉर्मल ब्लड प्रेशर, है कि नहीं? हाँ सर। उसके बाद अगर ये बढ़ जाता है तो हाइपर टेंशन बोलेंगे। तो 120 के अबव 130 एंड 90 बोलेंगे तो ये हो गया हाइपर टेंशन। उससे भी ज़्यादा अगर बढ़ा तो वो हो गया हाइपर टेंशन, ये आएगा आपका हाइपर टेंशन। ठीक है? सो अगर इतना बीपी अगर है आपका तो हाइपर टेंशन है, मतलब ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया। ठीक है? देख सकते हो परसिस्टेंट राइज इन ब्लड प्रेशर अबव नॉर्मल रेंज एंड नॉर्मल रेंज इज 120/80 mmHg। हाई ब्लड प्रेशर में ये रहेगा 150/90 mmHg। इससे एक तो कम रहेगा या फिर इसके इक्विवेलेंट रहेगा। सो 150/90 mmHg इज द हाई बीपी। सो ये आएगा आपका हाइपरटेंशन के अंदर। ठीक है? ये आप देख सकते हो 120/80 ये रहेगा नॉर्मल। प्री हाइपरटेंशन में थोड़ा सा बढ़ना। ठीक है? तो ये हो गया प्री हाइपरटेंशन। अब हाइपरटेंशन के स्टेजेस है तो ये फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो ये आपको दिख रहा होगा, एकदम बेसिक है, इसमें कुछ ज़्यादा एडवांस नहीं है सारी चीज़ें। लेकिन हाँ, हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा। अब थोड़ा कम है तो प्री हाइपरटेंशन बोल सकते हैं, और बहुत ज़्यादा है तो थर्ड स्टेज बोलेंगे, थोड़ा सा कम है तो सेकंड स्टेज, थोड़ा सा कुछ है तो फर्स्ट स्टेज। तो ये होता है हाइपरटेंशन, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद कोरोनरी आर्टरी डिसीज़। ठीक है? सो कोरोनरी आर्टरी डिसीज, ये आर्टरी डिसीज है। आर्टरी मतलब आपको पता है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। अब स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है कि वेन्स कैरी करती है। तो ध्यान में रखना, आर्टरीज की शुरुआत ए से हुई है तो ए से शुरुआत अगर हुई है तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। ओके, सो ए ऑक्सीजनेटेड, बस ये ए के साथ ऑक्सीजन जोड़ देना है, बस बात खत्म, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एथेरोस्क्लेरोसिस। तो व्हाट इज एथेरोस्क्लेरोसिस? तो ध्यान में रखना, एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है कि आपके ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड आर्टरीज बोलेंगे इसको, आर्टरीज, उसके अंदर ना ये फैट का डिपोजिशन होना। सो फैट का डिपोजिशन होना उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है? डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन आर्टरीज। सो आर्टरीज के अंदर डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस होना। अब आपको पता है आर्टरीज क्या करती है? ब्लड को कैरी करती है। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, हार्ट से लेके जाती है। आपका जो हार्ट है उसमें अगर ये इसका क्या होगा? अब देखो ल्यूमेन होता है, ल्यूमेन मतलब इसका बीच में जो कितना हॉलो स्पेस है दैट इज ल्यूमेन। अब ये नॉर्मल में ल्यूमेन ज़्यादा होता है, लेकिन अगर फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन हो गया तो ल्यूमेन क्या होगा? कम होगा। तो ल्यूमेन अगर कम हुआ तो इसके अंदर से ब्लड कम फ्लो होगा। ब्लड कम अगर फ्लो हो गया तो हार्ट को ब्लड कम मिलेगा, और जिसके बाद में क्या होगा आप देख सकते हो, ब्लड सप्लाई जो होगा हार्ट को वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है? रिड्यूस्ड। ठीक है? कॉज ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ प्लैकस ऑन वॉल ऑफ आर्टरीज। सो फैटी सब्सटेंस का डिपोजिशन इसके अंदर हो जाएगा, ल्यूमेन घट जाएगा, और जिसके कारण जो आपका हार्ट है उसको एडवोकेट अमाउंट में ब्लड नहीं मिलेगा। ठीक है?
उसे बोला जाता है कोरोनरी आर्टरी डिसीज। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस और आर्टेरोस्क्लेरोसिस। एक होता है एथेरोस्क्लेरोसिस, दूसरा होता है आर्टेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, ये हो गया एथेरोस्क्लेरोसिस और दूसरा होता है आर्टेरोस्क्लेरोसिस। आप बोलोगे सर एथेरोस्क्लेरोसिस मीन्स डिपोजिशन ऑफ फैटी सब्सटेंस इन आर्टरीज, एंड आर्टेरोस्क्लेरोसिस, एथेरो एंड आर्टेरो दो डिफरेंस है। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है, तो इसके अंदर जो आपकी आर्टरीज है ना वो हार्ड बन जाती है। कैसे बन जाती है? हार्ड। सो आपकी आर्टरीज हार्ड बनना दैट इज आर्टेरोस्क्लेरोसिस, और आपके आर्टरीज में फैट का डिपोजिशन होना दैट इज एथेरोस्क्लेरोसिस। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया आपका दूसरा डिसीज। तीसरा डिसीज है एंजीना पेक्टोरिस। एंजीना पेक्टोरिस, तो इसमें क्या होता है कि चेस्ट पेन होता है आपका। चेस्ट में क्या होगा? पेन्स होगा। और ये पेन क्यों हुआ है? ड्यू टू रिड्यूस्ड इन ब्लड सप्लाई टू कार्डियक मसल्स। व्हाट इज कार्डियक मसल्स? कार्डियक मसल्स आर द मसल्स विच फॉर्म हार्ट। जो हार्ट को बनाती है वो हो गई कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल को सर ब्लड अच्छे से पहुंच नहीं रहा है, जिसके कारण चेस्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है बाय नैरो एंड हार्ड कोरोनरी आर्टरीज। मतलब ये दो चीज़ें से होता है। तो एक चीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस जो हमने बताया था, दूसरा आर्टेरोस्क्लेरोसिस। मतलब एंजिना पेक्टोरिस जो है वो हम बोल सकते कि कोरोनरी आर्टरी डिसीज का ही सिम्टम्स ही है एक प्रकार का एंजिना पेक्टोरिस। एंजिना पेक्टोरिस तभी होता है जब एथेरोस्क्लेरोसिस या फिर आर्टेरोस्क्लेरोसिस हुआ है। समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ सर। तो एक तरीके से ये कोरोनरी आर्टरी डिसीज का ही ये सिम्टम्स है, उसका सिम्टम्स का डिसीज है, ऐसा समझ लो। तो जिसमें क्या होता है आपका जो हार्ट है उसमें चेस्ट में पेन होता है, क्योंकि एडवोकेट अमाउंट में जो ब्लड है वो आपका हार्ट की तरफ नहीं जा पा रहा है। समझ में आ रहा है? यस सर। तो ये हो गया तीसरा डिसीज। सबसे पहला कौन सा देखा हमने? हाइपरटेंशन, दूसरा देखा कोरोनरी आर्टरी डिसीज, एंड थर्ड वन इज एंजीना पेक्टोरिस। नेक्स्ट देखते हैं हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या होता है? ये जो है कॉज होता है ड्यू टू प्रोग्रेसिव वीकन ऑफ हार्ट मसल्स। जो आपका हार्ट है उसके जो मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। सो धीरे 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 वो वीक होंगे, और उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जिसके अंदर जो आपका हार्ट होगा वो ब्लड को पंप करना ही छोड़ देगा। उसे बोला जाता है हार्ट फेलियर। ठीक है, तो ल्यूमेन से भी ये हो सकता है। कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, फैटी सब्सटेंस बढ़ गए, ब्लड इस आर्टरीज के अंदर ब्लड क्लॉट हो गए, तो अगर वो पाइपलाइन ही अगर ब्लॉक हो गई तो ये आपका हार्ट काम नहीं करेगा। क्योंकि ये जब पाइपलाइन ब्लॉक होती है तब आपके मसल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता है, आपका हार्ट धीरे 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 कमज़ोर होता है। एकदम से हार्ट जो है वो अटैक नहीं आएगा। ठीक है, सो ये हार्ट फेलियर है। सो ये प्रोग्रेसिव स्लो प्रोसेस है। प्रोग्रेसिवली धीरे 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 मसल्स डैमेज होंगे, उसके बाद वो एक समय पे वो फेल हो जाएगा। हार्ट अटैक अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ठीक है, यस सर। तो ये हो गया चौथा। अब नॉर्मल बीपी आपको पता है 120 80 mmHg। 120 इज़ द आर्टरी के अंदर का ब्लड प्रेशर, और 80 mmHg इज़ द वेन्स का अंदर का ब्लड प्रेशर। ठीक है, ओके सर। अब हाइपरटेंशन मतलब ज़्यादा बीपी होना सर, 120 100 ये ज़्यादा हो गया। हाइपोटेंशन, एक होता है हाइपरटेंशन, दूसरा हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन में कम, हाइपर हम बोलते हैं ना किसी को, तो ज़्यादा हाइपर मत हो। तो हाइपर मतलब ज़्यादा होने वाला बीपी नॉर्मल से, हाइपो मतलब कम होने वाला। तो हाइपो में इसका जो वैल्यू है वो कम कर दो 10-20 से, तो 20-20 से कम कर दियो तो 160 हो जाएगा हाइपोटेंशन। तो आई होप आपको अगर आज से किसी का भी अगर बीपी दिखाया जाए तो आप बता सकते हो कि ये इसके अंदर ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या कम है। नॉर्मल वैल्यू पता होनी चाहिए बस। और इस चैप्टर में आपको ब्लड का रिपोर्ट भी आपको पढ़ने का आ गया अभी, क्योंकि ब्लड के अंदर हमने आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट, उसके अंदर एसिडोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, इसके सभी के हमको परसेंटेज पता चल गए, इनकी कैलकुलेशंस आ गए। ठीक है, वैसे भी आपके ब्लड की रिपोर्ट के अंदर नॉर्मल रेंज भी होती है, रेफरेंस रेंज जिसे बोला जाता है। ठीक है, यस सर। और ये आपका स्पिग्मो मैनोमीटर है, और ये टेथोस्कोप है। ये है आपका स्पिग्मो मैनोमीटर और दूसरा है टेथोस्कोप। ठीक है, ये आपका ब्लड प्रेशर को मेज़र करता है, बीपी मेज़र करने के लिए मदद करता है, और ये आपका बीट जो है हार्ट बीट को मेज़र करता है। अब हार्ट बीट आपको पता है नॉर्मल 72 टाइम्स होती है पर मिनट। ठीक है, यस, ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। सर व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी? आपका जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, उसको कैसे मेज़र करेंगे? तो वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी के अंदर हम उसको मेज़र करते हैं, जिसको शॉर्ट पे बोला जाता है ईसीजी। अगर आप किसी हॉस्पिटल में चले गए और आपने बोला सर चेस्ट में ना पेन हो रहा है, या फिर मुझे लगता है हार्ट से रिलेटेड कुछ तो गड़बड़ है, तो डॉक्टर क्या बोलते हैं कि सबसे पहले तो आप ईसीजी निकाल लो। ईसीजी में क्या पता चलता है कि आपका जो हार्ट है वो कैसे काम कर रहा है, आपको पता है। अब जो इसमें प्रोसेस होती है एक बीट में,
मतलब जिसको बोला जाता है कार्डियक साइकिल, द इवेंट एसोसिएटेड विथ वन हार्ट बीट। सो एक हार्ट बीट में जो भी चेंजेस होते हैं हार्ट के अंदर उसे बोला जाता है कार्डियक साइकिल। और ये 3 चेंजेस होते हैं। पहला होता है ऑरिकल का कॉन्ट्रैक्शन होना, मतलब ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। दूसरा होता है वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट होना एक हार्ट बीट में। और तीसरा होता है जॉइंट रिलैक्सेशन। ये 3 स्टेप्स में आपका एक हार्ट बीट कंप्लीट होता है, जिसे कार्डियक साइकिल कहते हैं। अब पहला जो है इसको टाइम लगता है 0.1 सेकंड, दूसरे को लगता है 0.3 सेकंड और इसको लगता है 0.4 सेकंड। तो टोटल एक बीट के अंदर टाइम लगता है 0.8 सेकंड। समझ में आ रहा है? यस सर। तो टोटल एक बीट में कितना समय लगता है? तो 0.8 सेकंड, जिसको ही हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। एक हार्ट बीट में जो सारी चीज़ें होती है उसे कार्डियक साइकिल बोलते हैं। तो वो 0.8 जो है सर वो समय लेती है। अब ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी में क्या किया जाता है, नॉर्मल जो है ग्राफ की इस्तेमाल से, अब ये ग्राफ बन रहा है, ठीक है, तो मशीन से ये ग्राफ बनाया जाता है जिसमें ये जो पी वेव है वो आपका ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन को डिनोट करती है। मतलब आपको यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है सर, तो ये ग्राफ की मदद से, ठीक है, सो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन QRX कॉम्प्लेक्स, उसके बाद जॉइंट रिलैक्सेशन T वेव और ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्शन P वेव। सो ये वेव की मदद से सर देखा जाता है कितना टाइम लग रहा है, नीचे टाइम होता है, इधर मिली वोल्ट्स रहता है, तो इस हिसाब से कितना बीट हो रहा है, कितना समय ले रहा है, मतलब नॉर्मल हमारा हार्ट काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, वो हमें पता चलता है इन कार्डियोग्राफी। किसके अंदर? कार्डियोग्राफी के अंदर। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से, ठीक है। यस सर। उसके बाद नेक्स्ट जो हम टॉपिक देखते हैं वो है आपका हार्ट ट्रांसप्लांट। जो हार्ट है वो ट्रांसप्लांट कब होगा? देखो, रिप्लेसमेंट इज सीवियरली डैमेज हार्ट बाय नॉर्मल हार्ट फ्रॉम ब्रेन डेड। एक तो ब्रेन डेड मतलब ऐसा इंडिविजुअल है जिनका ब्रेन डेड हो चुका है, कोमा में चले गए हैं, तो उनका हार्ट ले सकते हैं, ओके। या फिर रिसेंटली डेड डोनर, तो एक तो जिसका रिसेंटली डेथ हुआ है तो उसका भी हार्ट ले सकते हैं। इस कॉल्ड एज हार्ट ट्रांसप्लांट। उसे क्या बोला जाता है? हार्ट ट्रांसप्लांट बोला जाता है। सो हार्ट ट्रांसप्लांट इज नेसेसरी इन द केस ऑफ पेशेंट्स विद द एंड स्टेज ऑफ हार्ट फेलियर। मतलब अब उस हार्ट के अंदर ऐसी स्टेज है लास्ट कि अब वो फेल होने वाला है, तो उसमें हार्ट ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा, नहीं तो उसकी डेथ हो जाएगी। एंड सीवर कोरोनरी आर्टरी डिसीज। सीवर मतलब क्या कि बहुत खतरनाक, लास्ट स्टेज के बहुत ही क्रिटिकल डिसीज जब होगा आपका कोरोनरी आर्टरी डिसीज, तब भी हम ये कर सकते हैं चीज़। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये हो गया आपका हार्ट ट्रांसप्लांट। उसके बाद आगे चीज़ देखते हैं साइलेंट हार्ट अटैक सर। सो साइलेंट हार्ट अटैक इसको क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये साइलेंट होता है। साइलेंट मतलब धीरे 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 धीरे, ठीक है। आप देख सकते हो साइलेंट हार्ट अटैक को ही हम साइलेंट मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन भी बोलते हैं। इन्फ्रैक्शन मतलब डैमेज होना, और मायोकार्डियल मतलब कार्डियक मसल्स क्या होना, तो वीक होना, ठीक है। सो कार्डियक मसल्स की अगर हम बात करें तो कार्डियक मसल्स मतलब हमारे हार्ट के मसल्स, तो वो वीक हो जाते हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ हार्ट अटैक दैट लैक्स द जनरल सिम्टम्स ऑफ क्लासिक हार्ट अटैक लाइक एक्सट्रीम चेस्ट पेन। अब क्लासिक में क्या होता है? क्लासिक मतलब जो नॉर्मल होता है उसमें एक्सट्रीम चेस्ट पेन, आपके चेस्ट में पेन होगा, आपका BP बढ़ जाएगा, आपका ब्रीथ का जो है वो जल्दी जल्दी होगा, शॉर्ट, आपको स्वेटिंग होगा, ठीक है, एंड डायजाइट्स। सो दीज आर दी सिम्टम्स जिसके अंदर क्या होगा आपका, ये क्लासिकल है, ये नॉर्मल में है, लेकिन हाइपरटेंशन में ये दिखता ही नहीं है। इसमें क्या होता है? सिम्टम्स आर साइलेंट हार्ट अटैक आर सो माइल्ड। सो माइल्ड मतलब बहुत धीरे धीरे ये सिम्टम्स होते हैं, पता ही नहीं चलता, आपको लग रहा है कि नॉर्मल कुछ तो चेस्ट में पेन हो रहा है लेकिन नॉर्मल है, ऐसा लगेगा। दैट अ पर्सन ऑफन कन्फ्यूज, ये कन्फ्यूज हो जाएगा कि सच में मुझे कुछ हार्ट से रिलेटेड डिसीज़ है कि कुछ अदर चीज़ है, या फिर रेगुलर डिस्कम्फर्ट आपको उसको लगेगा। सो वो उसको इग्नोर कर देता है, और उसको इग्नोर कर देता है तो धीरे 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 वो चीज़ होती रहती है, उसके बाद सडनली हार्ट अटैक आता है। तो इसे बोला जाता है साइलेंट हार्ट अटैक। और ये जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा देख सकते हो आप, इट हैज़ बीन स्टडीड दैट मेन आर मोर अफेक्टेड बाय साइलेंट हार्ट अटैक दैन वुमन। सो मेन में ये साइलेंट हार्ट अटैक जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाता है। तो ये हो गया आपका हार्ट अटैक, ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख सकते हो। सो एक इमेज लगाए हैं। उसके बाद देखते हैं लिम्फेटिक सिस्टम, जो कि लास्ट पॉइंट है आपका चैप्टर नंबर 8 लेक्चर नंबर 6 का। लिम्फेटिक सिस्टम क्या है सर? जैसे ब्लड के अंदर आपको पता है ब्लड की सर्कुलेटरी सिस्टम है जिसके अंदर ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे। लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फ ट्रांसफर होता है, ओके। सो लिम्फ क्या है सर? सो लिम्फ, अब लिम्फेटिक सिस्टम में एक तो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम मतलब जो लिम्फ है सर वो एक केमिकल ही है, अभी आगे जब पता चलेगा आपको। तो वो लिम्फ वेसल्स होते हैं जिसको लिम्फ कैरी करता है,
लिम्फ को कैरी करने वाले वेसल्स मतलब लिम्फेटिक वेसल्स, और कुछ ऑर्गन्स और टिश्यू इसमें इन्वॉल्व होते हैं पूरे आपके सिस्टम के अंदर। तो 4 हम बोल सकते हैं, 4 पार्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बिल्कुल सर। अब ये जो लिम्फ है, सो लिम्फ क्या होता है? लिम्फ मीन्स क्लियर वाटर, सिंपल में क्लियर वाटर, एंड इट इज़ द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू विच ऑलमोस्ट सिमिलर टू कंपोजिशन ऑफ ब्लड। अब देखो ब्लड भी क्या है आपका? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड जैसा ही लिम्फ होता है, तो मैं ऊपर में लिख सकता हूँ ब्लड जैसा ही लिम्फ होता है सर, लेकिन एक चीज़ इसमें कम होती है। ब्लड जैसा ही लिम्फ होता है सर, लेकिन इसमें एक चीज़ कम होती है सर, तो वो है सर आरबीसी और प्लेटलेट एंड सम प्रोटीन्स। तो ब्लड जैसा ही हो, जो ब्लड में है वो पूरा लिम्फ में है सर, लेकिन लिम्फ में ना 3 चीज़ें एब्सेंट होती है। पहली चीज़ है इसके अंदर प्लेटलेट, जिसको थ्रोम्बोसाइट्स भी बोला जाता है। उसके बाद आरबीसी, आरबीसी मतलब इरेथ्रोसाइट्स, और प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये चीज़ें सर ये लिम्फ के अंदर माइनस होती है। बस यही चीज़ आपको ध्यान में रखनी है अच्छी तरीके से। बाकी ये ब्लड के जैसा ही होता है, प्लेटलेट नहीं होती, आरबीसी नहीं होता, प्रोटीन्स नहीं होते, कुछ सम प्रोटीन्स। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम, अबाउट द लिम्फेटिक सिस्टम। नेक्स्ट में फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब ये क्या करता है, लिम्फेटिक सिस्टम क्या करती है, लिम्फ कहाँ पे होता है, तो ये इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब क्या, 2 सेल के बीच में जो जगह होती है उसके बीच में जो लिक्विड होता है वहाँ पे ये होता है लिम्फ। सो फ्लूइड फ्रॉम इंटरसेलुलर स्पेसेस ऑफ बॉडी टिश्यू एंटर इनटू द लिम्फेटिक सिस्टम, वो लिम्फेटिक वेसल्स में आ जाता है सबसे पहले तो, और वहाँ से वो डिस्चार्ज होता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ठीक है, तो ब्लड वेसल्स के अंदर वो जो फ्लूइड है वो अंदर डालने का काम करती है लिम्फेटिक सिस्टम। सो लिम्फेटिक सिस्टम हम बोल सकते हैं सेल के बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेसेस है, इंटरसेलुलर सेल के बीच का स्पेस, इंटरसेलुलर स्पेसेस, उसमें वो फैली हुई होती है, और वो क्या करती है, तो वो जो लिम्फ है क्लियर वाटर है, वो ब्लड के जैसा ही है जिसकी, लेकिन ब्लड से उसमें आरबीसी नहीं है, प्लेटलेट नहीं है, और सम प्रोटीन्स नहीं है। तो वो लिम्फेटिक वेसल्स क्या करते हैं, तो वो लिम्फ को लेती है इंट्रासेलुलर स्पेसेस से, और वो लिम्फ को वो ब्लड के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, सो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, थ्रू द थोरेसिक डक्ट एंड द राइट लिम्फेटिक डक्ट। सो ये 2 डक्ट्स है जिसके कारण वो बाद में फिर वो वेन्स में डाला जाता है जिसके अंदर ब्लड होता है। समझ में आ रहा है? यस सर। सो ये हो गया आपकी लिम्फेटिक सिस्टम। ये आपको दिख सकता है पूरा बॉडी के अंदर आपको दिख रहा है। सो पूरे बॉडी में ये कवर होती है, क्योंकि सेल तो पूरे बॉडी में है और सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस भी है, तो उस स्पेस के बीच में ये पूरा आपका क्या होगा, लिम्फेटिक सिस्टम होगा। ठीक है, तो लिम्फेटिक सिस्टम में भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो आप, पेप्लिटिल लिम्फ नोड्स है, ओके, अपेंडिक्स है, थोरेसिक डक्ट है, थाइमस ग्लैंड है, आपका स्प्लीन है। सो ये लिम्फेटिक सिस्टम में इन्वॉल्व होता है ये ऑर्गन। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ ऑर्गन्स, कुछ आपको टिश्यूज़ एंड लिम्फेटिक वेसल्स इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर इन्वॉल्व होते हैं। तो बस इतना ही आपको इसके अंदर ध्यान में रखना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि जो सिलेबस में है वो हमारे लिए पढ़ना है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये लास्ट पार्ट आपका यहाँ पे ख़त्म होता है चैप्टर नंबर 8 का लास्ट पार्ट नंबर 6। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट। थैंक यू सो मच।